अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खुशबाश होंगे। बहुत सारे लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि आप सोशल मीडिया फैमिली क्यों कहती हैं। उसकी वजह यह है कि जब हम अपनी ज़िंदगी की हर चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करते हैं तो ये बिल्कुल ऐसा हो जाता है जैसे हम अपने घर में रहते हैं और हमारे घर के अफराद हमें जानते हैं। बिल्कुल उसी तरह से मैं अपनी ज़िंदगी के बारे में ये कहूँगी कि एक खुली किताब की तरह है। मैं हर चीज़ अपनी ज़िंदगी का हर मोमेंट आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। इसीलिए मैं ये समझती हूँ कि आप लोग मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं। ख़ास तौर पे आप लोगों ने यूट्यूब पे मुझे इतना प्यार दिया, इतनी सब्सक्रिप्शन, मुझे एक दिन में तकरीबन 33,000 की सब्सक्रिप्शन मिली, जिसके लिए मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ और आप सब लोगों के प्यार के लिए मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ। और बहुत सारे लोग जो है मुझसे रिलेटेड बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं और अक्सर जब ज़ुनैरा माहम लिखते हैं तो सर्च टर्म्स में बहुत कुछ लिखा आता है। ज़ुनैरा माहम के बारे में लोग जानना चाहते हैं कि एज क्या है, कास्ट क्या है, किस फैमिली से बिलोंग करती है, एजुकेशन क्या है, पर्सनल लाइफ के बारे में। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको अपनी ज़िंदगी के 12 क्वेश्चंस का आंसर दूंगी जो आप लोग जानना चाहते हैं। और ये ख़्याल मेरे जहन में इसलिए आया कि अभी कुछ दिन पहले की बात है कि सर्च टर्म्स में यूट्यूब मुझे सजेस्ट कर रहा था कि बहुत सारे लोग मेरे बारे में ये सब चीज़ें सर्च करते हैं। जब मैंने विकीपीडिया पे सर्च किया और इधर उधर की साइट्स देखी तो मेरे बारे में जितनी भी इंफॉर्मेशन इस वक्त इंटरनेट पे अवेलेबल है वो सब रॉन्ग थी। मतलब मेरा स्टार साइन जो लिखा था वो गलत था, मेरी हॉबीज़ गलत लिखी हुई थी, मेरी एज गलत लिखी हुई थी, हर चीज़ वहाँ पर गलत थी। उसकी रीज़न ये है कि मैंने अभी तक किसी को अपनी ज़िंदगी के बारे में ये सब चीज़ें नहीं बताई। और क्योंकि आप मेरी सोशल मीडिया फैमिली हैं तो मैंने सोचा कि आज मैं इन सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको दूंगी, ताकि मुझे आप लोगों के साथ जो मेरा एक बॉन्ड है वो और जो मेरा आपका कनेक्शन है वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि मेरा पूरा नाम क्या है, मेरे नाम का मतलब क्या है और मैं किस सिटी से बिलोंग करती हूँ। तो मेरा पूरा नाम जो है वो है ज़ुनैरा माहम। ज़ुनैरा का मतलब होता है रोशनी और माहम का मतलब होता है 14वीं का चाँद। तो पूरे नाम का मतलब हुआ 14वीं के चाँद की रोशनी। और हम सारे बहन भाइयों के नाम इसी तरह से बहुत डिफरेंट डिफरेंट हैं और उसकी रीज़न ये है, मेरी मामा जो हैं वो इस्लामियात और अरबिक में उनकी काफ़ी कमांड है। वो इस वजह से उन्होंने हमारे नाम जो हैं बहुत ही यूनिक किस्म के रखे। जैसे कि मेरी दूसरी सिस्टर का नाम मावरा मुअत्तर है और तीसरी सिस्टर का नाम है रिज़मा नवाल। तो फिर मैं किसी दिन बताऊंगी कि इन नामों के क्या मतलब होते हैं। जी, तो ये मैंने आपको क्वेश्चन का आंसर दे दिया। फिर मेरे बारे में लोग ये जानना चाहते हैं कि मेरा नाम ज़ुनैरा माहम है, क्या मैंने फ़ील्ड में आके चेंज किया। क्योंकि बहुत सारी एक्ट्रेसेस क्या करती हैं कि वो अपना नाम फ़ील्ड में आके चेंज कर लेती हैं, लेकिन मैं ये समझती हूँ कि आपका नाम जब रखा जाता है, आप जब पैदा होते हैं वही आपकी पहचान होता है। तो अपने नाम के साथ अपनी पहचान बनाना यही मुझे अच्छा लगा और मुझे लगा कि अगर मुझे काम करना है तो मुझे अपने नाम के साथ काम करना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं कि मेरा किस शहर से ताल्लुक़ है। तो मेरा ताल्लुक़ है सियालकोट सिटी से और मैं पैदा हुई थी सऊदी अरेबिया में। उसकी रीज़न ये थी कि मेरे पापा जो हैं वो डेपुटेशन पे वहाँ पर थे और फिर मैं वहाँ पर पैदा हुई। लेकिन मेरा जो सारी ज़िंदगी ब्रॉटअप हुआ वो सियालकोट कैंट में हुआ और वहीं पर मैं सारी ज़िंदगी रही। मेरी स्कूलिंग भी वहीं की है। तो ये मैंने आपको बता दिया। अब लोग जानना चाहते हैं कि मेरी कास्ट क्या है। तो मैं आपको बताती चलूँ, मेरी कास्ट थोड़ी सी डेंजरस इसलिए है कि बहुत सारे लोग अपनी कास्ट के बारे में बताते तो हैं लेकिन उसे छुपाते हैं। तो मैं आपको बताती चलूँ कि मेरी कास्ट है राजपूत सुलहरी और राजपूत मेरी कास्ट है और उसकी गोथ जो काइंड होती है वो आगे सुलहरी है। बहुत सारे लोग राजपूत ख़ुद को कहते हैं लेकिन वो ओरिजिनल राजपूत नहीं होते। ख़ास तौर पे फ़ील्ड के अंदर बहुत सारे लोग मेरे कलीग्स हैं जो मेरे साथ काम करते हैं और वो मुझे बताते हैं कि वो राजपूत है। लेकिन जब मैं उनसे पूछती हूँ आपकी गोथ क्या है, आपकी काइंड क्या है, आपकी चीज़ें, आपकी ज़मीनें कहाँ हैं, आप कहाँ के चौधरी हैं, क्योंकि राजपूत सुलहरी जो हैं वो चौधरी होते हैं। तो मैं बहुत सारा अपने बड़ों से सीखा है, तो उनसे जब पूछती हूँ तो वो सवालों के जवाब नहीं दे पाते, जिससे मुझे समझ में आ जाता है कि ये ओरिजिनल वाले राजपूत नहीं है। तो चलिए अब चलते हैं सबसे मोस्ट डिफ़िकल्ट क्वेश्चन की तरफ कि लोग जानना चाहते हैं कि मेरी एज क्या है। तो कहते हैं कि आदमी से कभी उसकी इनकम नहीं पूछनी चाहिए, लड़की से कभी उसकी एज नहीं पूछनी चाहिए। तो बहरहाल आपको बताना पड़ेगा। मेरा स्टार साइन और एज के बारे में मैं अगर आपको बताऊं तो मैं 2 सितंबर को पैदा हुई थी और मेरी एज इस वक्त 24 ईयर्स है। प्लस ये है कि मेरा जो स्टार साइन बनता है वो है वर्गो यानी कि सुमला। अगला क्वेश्चन जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं वो ये है कि मेरी एजुकेशन क्या है और मैं कितना पढ़ी लिखी हूँ। भाई अक्सर लोग पूछते हैं, तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि
मेरी जो एजुकेशन है, अभी हाल ही में मैंने अपना मास्टर्स कंप्लीट किया है इन पॉलिटिकल साइंस। और अगर मैं आपको मैट्रिक से बताना शुरू करूं तो फिर मैं आपको वहां से लेके मास्टर्स तक बताऊंगी कि मैंने कौन कौन सी डिग्रीज़ की हैं, क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि सारी डिटेल आज के वीडियो में मैं आपको बता दूंगी। कि सबसे पहले मैट्रिक की बात करें तो मैंने साइंस के साथ मैट्रिक किया था, बायोकेमिस्ट्री के साथ। फिर उसके बाद आगे आके मेरा थोड़ा जहन चेंज हो गया। मेरी मदर चाहती थी कि मैं डॉक्टर बनूं, और वो भी आर्मी की डॉक्टर बनूं। लेकिन मेरा डॉक्टर बनने में कोई इंटरेस्ट नहीं था, क्योंकि मैं शुरू से ही जर्म्स के से बहुत बचती थी, बहुत सफाई पसंद थी। तो मुझे नहीं लगता था कि मैं ये सब चीज़ों में पढ़ सकती हूँ। इसलिए मैंने आगे आईसीएस किया। आईसीएस करने के बाद फिर मैंने बीकॉम किया, और बीकॉम करने के बाद मैंने एमकॉम नहीं किया। मैंने डायरेक्टली जो है वो पॉलिटिकल साइंस में एडमिशन लिया। उसकी रीज़न ये थी कि मैं फील्ड में आ गई थी, काम कर रही थी, तो मुझे लगता था कि सियासत से मेरी काफ़ी जिसे कहते हैं लगाव था। तो मुझे कुदरती तौर पे ऐसा लगता था कि मुझे पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स करना चाहिए। दैट्स वाई मैंने पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स किया। आगे मैं एमफिल करना चाहती थी, लेकिन फील्ड में काम करने की वजह से मैं एमफिल नहीं कर सकी। और मेरे घर वालों ने भी कहा कि बस तुमने जितना पढ़ना था पढ़ लिया। और मैं अपनी फैमिली में सबसे कम पढ़ी लिखी हूँ, बाकी सब ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। चलिए अब सिबलिंग्स की बात करते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि मेरे कितने बहन भाई हैं। तो हम लोग 3 बहनें और 1 भाई हैं। सबसे बड़ी बहन मैं हूँ, फिर उसके बाद मेरी छोटी सिस्टर है जिसका नाम मावरा मुअत्तर है। उसका भी यूट्यूब चैनल है, और फेसबुक पे भी आपको मिल जाएगी। वो फील्ड में बिल्कुल भी नहीं है और उसका कोई इंटरेस्ट नहीं है, हालांकि वो हम सब में से ज़्यादा टैलेंटेड है। फिर थर्ड नंबर पे मेरी सिस्टर है, वो मेरी सबसे छोटी बहन है, उसका नाम है रिज़मा नवाल। रिज़मा नवाल मेरे साथ आपने ख़बरनाक में देखा कि 2-3 साल उसने काम किया। उसने कुछ ड्रामाज़ में भी काम किया है, बहुत टैलेंटेड है, मुझसे कई गुना ज़्यादा टैलेंटेड है। तो रिज़मा नवाल का भी एक यूट्यूब चैनल है, और उसको भी आप फ़ैन पेज पे ढूंढ सकते हैं। उसके बाद सबसे छोटा मेरा भाई है, जो हम सबसे छोटा है, और बड़ी मन्नतों और मुरादों से अल्लाह ताला ने हमें बड़ी दुआओं के बाद एक भाई दिया, और उसका नाम है हुनैन। तो मोहम्मद हुनैन उसका नाम इसलिए रखा था कि हुनैन जो एक ग़ज़वा हुनैन, एक जंग हुई थी, तो बेसिकली ये भी एक ग़ज़वा ही था, ये एक जंग ही थी कि हमें आखिरकार अल्लाह ताला ने बहुत सारी दुआओं के बाद हमें एक भाई दिया। तो हम अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र करते हैं। अच्छा, इसमें एक बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम 3 बहनें थे, तो बहुत सारे लोग पूछते थे कि आप लोग कितने बहन भाई हो। तो जब मैं बताती थी कि हम 3 बहनें हैं, अभी हमारा भाई पैदा नहीं हुआ था, तो लोग अक्सर कहते थे ओ बेचारे। तो ये बेचारे का जो लफ्ज़ था वो मुझे बहुत बुरा लगता था, और कहीं ना कहीं मेरे अंदर एक कॉम्प्लेक्स बैठ गया था कि शायद भाई नहीं होता तो ज़िंदगी में सब कुछ इनकम्प्लीट होता है। तो तभी हम लोगों ने बड़ा रो रो के अल्लाह ताला से दुआएं की, अल्लाह हमें भाई दे, और अल्लाह ताला ने हमें भाई दिया। लेकिन आज मैं ये बात समझती हूँ कि लड़कियां जो होती हैं उनकी तरबियत बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। अगर पेरेंट्स ने अच्छी तरबियत की हो और लड़कियों को वही वाला कॉन्फिडेंस दिया हो जो बेटों को दिया होता है, तो बेटियां जो होती हैं वो बेटों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं, और अपने पेरेंट्स की ज़्यादा वफ़ादार होती हैं, ज़्यादा लॉयल होती हैं। कहते हैं कि अगर एक बेटे की आप शादी करोगे तो वो शादी के बाद बदल जाता है, और शादी के बाद वो अपनी बीवी बच्चों का होकर रह जाता है। लेकिन अगर एक लड़की की आप शादी करोगे तो वो अगले घर में भी जाके अपने पेरेंट्स को हमेशा याद रखती है। ऐसी मेरी सोच है। मुझे नहीं पता आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। जी तो दोस्तों, अब बारी आती है सोशल मीडिया अकाउंट्स की, कि मैं ट्विटर पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर और फ़ैन पेजेस पर कहाँ कहाँ हूँ, यूट्यूब पर कहाँ हूँ। और बहुत सारे लोग जो हैं सर्च टर्म्स में, जब मैं देखती हूँ कि सबसे हाईएस्ट सर्च टर्म मेरे नाम से आती है, लोग मेरे नाम से सर्च तो करते हैं, लेकिन उनका ये कहना होता है कि जब हम ज़ुनैरा माहम लिख के सर्च करते हैं तो बहुत सारे पेजेस खुल जाते हैं, और हमें नहीं पता चलता कि ओरिजिनल अकाउंट्स कौन से हैं। तो चलिए आइए मैं आपको बताती हूँ कि मेरे 2 फ़ैन पेजेस हैं जो कि मेरे अपने नाम से हैं। एक मेरा फ़ैन पेज है जिस पे 1.1 मिलियन मेरे फॉलोअर्स हैं, बल्कि अब तो इससे भी ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे हैं। और आप देख सकते हैं उसके ऊपर बैनर एक लगा हुआ है रेड कलर का, और ज़ुनैरा माहम के नाम से ये है। कुछ लोग माहम में MAHAM से इसे सर्च करते हैं, जबकि ये MAHUM है, माहम। तो ज़ुनैरा माहम के नाम से मेरा ये एक ही फ़ैन पेज है, इसे आप देख सकते हैं। उसके अलावा मेरा जो दूसरा फ़ैन पेज है वो है बनाओ सिंघार विद ज़ुनैरा माहम, BANAO, बनाओ सिंघार विद ज़ुनैरा माहम।
और इसके ऊपर मैं ज़्यादातर ब्यूटी टिप्स, हेल्दी लाइफ, फिटनेस से रिलेटेड और हेयर केयर, स्किन केयर और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड जो भी मेरे टॉपिक्स होते हैं, उनके जो वीडियोस हैं वो यहाँ पर मैं पोस्ट करती हूँ। और जो मेरे आम जो मेरे दिल की बातें होती हैं या सियासत से रिलेटेड बातें होती हैं या जो मेरे तबसरे तजज़िये होते हैं, वो मैं ज़ुनैरा माहम पे पोस्ट करती हूँ। तो आपको पता चल गया। अच्छा, इंस्टाग्राम के ऊपर भी मैं ज़ुनैरा माहम ही के नाम से हूँ और इंस्टाग्राम पे अभी मैं न्यू हूँ। मैं ज़्यादा उस पर तवज्जो नहीं देती थी, उसको यूज़ नहीं करती थी, इसलिए अभी वहाँ पर मेरे फॉलोअर्स थोड़े कम हैं। लेकिन अगर आप लोग देख रहे हैं तो जल्दी से आप इंस्टाग्राम पे भी मुझे फॉलो कर लीजिए। और मेरे इंस्टाग्राम का पेज ये है और ये भी ज़ुनैरा माहम ही के नाम से है। इसी तरह ट्विटर के ऊपर भी मैं ज़ुनैरा माहम ही के नाम से हूँ। ज़्यादा एक्टिव नहीं थी लेकिन अब एक्टिव हो गई हूँ। और अब आते हैं हम यूट्यूब चैनल पे कि मेरे कितने यूट्यूब चैनल्स हैं। मेरे 2 यूट्यूब चैनल्स हैं। एक मेरा जो है वो करंट अफेयर्स के ऊपर है, जिसमें जो कि अभी आप देख रहे हैं, ये ज़ुनैरा माहम के नाम से मेरा यूट्यूब चैनल है। इस पे मैं सिर्फ करंट अफेयर्स की बात नहीं करती, सिर्फ पॉलिटिकल एनालिसिस नहीं करती, बल्कि आपके लिए बहुत सारे व्लॉग्स भी लेकर आती हूँ, ट्रैवल व्लॉग्स भी लेकर आती हूँ। इसमें मैं आपके लिए स्टोरी टेलिंग भी करती हूँ और इसमें बहुत लॉट मोर आपके लिए इतना स्टफ़ है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तो आपको किसी दूसरी चीज़ को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और अगर हम बात करें लड़कियों की, गर्ल्स की, तो मेरी जो फीमेल फ़ैन फॉलोइंग है उनके लिए मैंने जो चैनल बनाया हुआ है यूट्यूब पे, वो भी बनाओ सिंघार विद ज़ुनैरा माहम ही के नाम से है। और वहाँ पर मैं ब्यूटी से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड, हेल्दी लाइफ से रिलेटेड अपने तमाम वीडियोस जो हैं वो पोस्ट करती हूँ। और बनाओ सिंघार मेरा अभी न्यू चैनल है। अगर आप लोगों ने इसे सब्सक्राइब नहीं किया और आपको नहीं पता था तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगला क्वेश्चन ये है कि मेरी हॉबीज़ क्या हैं। तो हॉबीज़ के हवाले से मैं आपको बताती चलूँ कि मेरे ननिहाल और ददियाल की जो फैमिली है, उनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस था। डिफरेंस ये था कि मेरी जो ददियाल की फैमिली है वो बहुत ज़्यादा मॉड स्क्वाड लोग थे, जबकि मेरी ननिहाल की जो फैमिली है वो बहुत ज़्यादा रिलीजियस लोग थे। तो उसकी वजह से जो मेरा ब्रॉटअप हुआ, वो समझ लीजिए कि बीच का ब्रॉटअप था। यानी कि अगर मैं अपनी ननियाल की फैमिली में जाती थी तो एक्स्ट्रा रिलीजियस लोगों में मेरा उठना बैठना होता था, और अगर मैं अपनी ददियाल की फैमिली में जाती थी तो वो टोटली बिल्कुल इंग्लिश टाइप के लोग थे, समझ लीजिए। तो इससे मुझे ये फ़ायदा हुआ कि दोनों तरह का ब्रॉटअप जो है और दोनों तरह का माहौल मुझे मिला, मेरी मदर की तरफ से भी और मेरे फादर की तरफ से भी। तो दोनों चीज़ों का मिक्सचर मैं खुद हूँ। तो इसमें ये था कि मेरी जो दादो हैं, यानी मेरी दादी अम्मी जो हैं, उनको शुरू से शौक़ था डॉग्स के पालने का। तो वो डॉग्स और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें उन्होंने रखी हुई थी। हमारा घर क्योंकि काफ़ी बड़ा है, तो उसके अंदर उन्होंने पीरू रखे हुए थे, उन्होंने मोर रखे हुए थे, डक्स रखी हुई थी, मुर्गियाँ रखी हुई थी। इवन के यू कांट बिलीव कि हमारे इतने बड़े घर के अंदर एक बंदर भी था। तो इतने सारे जानवर थे और मुझे शुरू से वहाँ पर एक उलझन होती थी। ख़ास तौर पे डॉग्स से मुझे एक नफ़रत सी आती थी। उसकी रीज़न ये थी कि मुझे लगता था कि अगर डॉग आपके ऊपर एकदम जंप करता है तो वो थोड़ा गंदा सा लगता है कि आपके कपड़े प्लीद हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं। फिर उसके अलावा डॉग्स के मुँह से जो सलाइवा निकलता है, उससे मुझे शुरू से एक चिढ़ थी, एक नफ़रत थी। लेकिन जब मैं अपने नानों के घर जाती थी तो मेरी नानों को शुरू से शौक़ था कि वो गार्डनिंग की तरफ बहुत तवज्जो देती थीं। बड़ा-बड़ा गार्डन, हर तरह के फ्रूट्स, फल लगे होते थे घर में, और उनको डक्स और मुर्गियाँ रखने का बहुत शौक़ था, और वो डॉग्स वग़ैरह और इस तरह की चीज़ें नहीं रखती थीं। तो मेरा जो झुकाव था वो मेरी नानों की तरफ ज़्यादा था। मुझे शुरू से लगता था कि मेरा जो शौक़ है ना वो थोड़ा ऐसा होना चाहिए कि शौक़ का शौक़ हो और लोगों को उसका फ़ायदा भी हो जाए। तो मैंने क्या करना शुरू कर दिया कि शुरू से मुझे अपनी नाना और दादा दोनों को देख के मुर्गियाँ रखने का बहुत ही शौक़ हुआ। तो मैं अपने घर में डक्स और मुर्गियाँ रखती चली आई, और इतना ज़्यादा शौक़ था कि आज भी मेरे घर में एक चिकन कूप है जिस पे मैंने मुर्गियाँ रखी हुई हैं डिफरेंट काइंड्स की। फैंसी मुर्गियाँ भी रखी हुई हैं, इम्पोर्टेड मुर्गियाँ भी। तो उससे फ़ायदा ही हो जाता है घर वालों को कि मेरा शौक़ पूरा हो जाता है और साथ में उनको देसी अंडे और चिकन वगैरह खाने को देसी मिल जाता है। तो ये मेरा शौक़ है। अच्छा जी, इसके अलावा कुछ वक़्त के साथ-साथ मेरा ट्रैवलिंग में शौक़ बढ़ा है। मैं थोड़ी-सी नेचर लवर हूँ और मेरा दिल चाहता है कि मैं हर साल नॉर्दर्न एरियाज़ में या ब्यूटी को एक्सप्लोर करूँ, और उसके लिए मैं अस्तोर, देवसाई और गिलगित बल्तिस्तान और इस तरह की जगहों पर बहुत ज़्यादा जाती हूँ। दूसरे कंट्रीज़ में अभी तक मैं थाईलैंड गई हूँ,
बैंकॉक, और वहाँ पे मैंने देखा है, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया जितना कि मुझे नॉर्दर्न एरियाज़ में जाके सुकून मिलता है। तो मैं हर साल क्या करती हूँ, अब्रॉड जाने के बजाय मैं नॉर्दर्न एरियाज़ में एक ऐसी जगह ढूँढती हूँ जहाँ झील का किनारा हो, खूबसूरत बादलों से भरा हुआ आसमान हो, कोयल की बोलती हुई आवाज़ हो, और लश ग्रीन वैली हो, और उसके बीच में मैं अकेली पुरसुकून तरीके से अपनी ज़िंदगी के चंद दिन गुजारूं। ये मेरा शौक़ है। अच्छा जी, हम चलते हैं अब अगले क्वेश्चन की तरफ, और वो ये है कि लोग ये जानना चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में कैसे आई, और क्या मेरी फैमिली में कोई और ऐसा है जो कि एक्टर या एक्ट्रेस है। तो मैं आपको बताती चलूँ कि हम दोनों बहनों ने काम किया है, मैंने और रिज़मा नवाल ने। हम दोनों ने ही एक्टिंग की, हम दोनों ने ड्रामास किए, हम दोनों ने प्रोग्राम्स किए हैं। लेकिन मेरी 7 पुश्तों में भी कोई फ़िल्म, मीडिया या शोबिज़ इंडस्ट्री में नहीं रहा, और ना है, और ना किसी का कोई ताल्लुक था। मैं कैसे एक्ट्रेस बनी, ये मैं आपको बताती हूँ। ये जस्ट एक कोइंसिडेंस था। मैंने पहले बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि मैं एक्ट्रेस बन जाऊँगी और कैसे बनूँगी। लेकिन मैं आपको ये बताऊँ कि इसके पीछे थोड़ा-सा मेरी मामा का हाथ इस तरह से है कि शुरू से ही वो कहती थीं कि मैं बहुत अच्छा बोल लेती हूँ, तो उनका एक ख़्वाब था कि वो मुझे डिबेटर बनाएँ। तो वो स्कूल से ही मुझे डिबेट्स में बहुत पार्टिसिपेट करवाती थीं। मुझे आज भी याद है कि मैंने अपनी फ़र्स्ट डिबेट सेकंड स्टैंडर्ड में की थी, और मेरा जो मुकाबला था वो 10th स्टैंडर्ड की लड़कियों के साथ था, और मैं उसमें फ़र्स्ट आई थी। बस फिर वो फ़र्स्ट आने की लत पड़ी करते-करते मैं 9th क्लास में आ गई। 9th-10th क्लास में आकर मेरी मदर ने क्या किया कि एक एफएम रेडियो था, वहाँ पर मुझे भेजा। तो मेरी मदर ने मुझे रेडियो स्टेशन इसलिए भेजा था कि उनका ये ख़्याल था कि जो मैंने स्पीचेस करनी थी, जो मैंने डिबेट्स करनी थी, जो कॉन्फिडेंस मेरे अंदर आना था, वो आ चुका है। और स्कूल से आगे सारी बातें, मैंने कॉलेज में एडमिशन लेना था, तो उनके ज़हन में ये था कि अभी 9th-10th क्लास में ही ये है, तो इसके अंदर कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ना चाहिए ताकि ये प्रोग्राम्स को होस्ट करे। तो वो जब प्रोग्राम्स मैंने प्रेज़ेंट करना शुरू किए रेडियो स्टेशन पे, तो उससे मेरी काफ़ी अच्छी एक बोलचाल हो गई, और मेरे अंदर थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो बढ़ गया। लेकिन इसी दौरान हुआ ये कि हमारे सियालकोट सिटी में एक न्यूज़ चैनल था, उनका एक प्रोग्राम था, और वो प्रोग्राम जो था, इवेंट था बेसिकली। तो वहाँ पर चैनल के ओनर आ रहे थे, और एंड टाइम पे उनका जो होस्ट था वो भाग गया। तो वहाँ का जो ब्यूरो चीफ़ था उस चैनल का, वो मुझे जानते थे। वो मुझे इस तरह से जानते थे कि मैं डिबेट्स करती थी, तो आपको पता है कि जो प्रेस क्लब में हम लोग स्पीचेस करने के लिए जाते थे, तो वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर्स हैं या जो ब्यूरो चीफ्स हैं, ये आते थे। और वैसे भी अब तक मैंने इतनी डिबेट्स में फ़र्स्ट प्राइज़ ले चुकी हुई थी कि शहर के जितने भी अखबारात थे, उनमें मेरी तस्वीरें छपती रहती थीं। अखबार जहाँ से लेकर फैमिली मैगज़ीन तक, और तमाम न्यूज़पेपर्स में मेरी तस्वीरें आती रहती थी। तो एक दिन वो हमारे घर पे आए, और उन्होंने मेरी मदर से कहा कि इस तरह हमारा होस्ट भाग गया है, और आप इसे कहिए कि ये इवेंट होस्ट करे। तो मैं डिबेटर ज़रूर थी, लेकिन मुझे प्रोग्राम होस्ट करना नहीं आता था। तो मेरी मदर ने कहा कि चलो, ये तुम्हारे लिए एक चैलेंज है, तुम करो, करके देखो तुम कैसा करती हो। तो जब मैंने वो किया, तो उस चैनल के जो ऑनर हैं वो अब इस दुनिया में नहीं रहे, लास्ट ईयर उनकी डेथ हो गई। वो रॉयल न्यूज़ था। तो रॉयल न्यूज़ के जो ऑनर हैं, उनको मेरी मैंने जो इवेंट होस्ट किया वो इतना पसंद आया कि उन्होंने मेरी मदर से कहा कि आप इसको लाहौर भेजें, और आज से हम इसको एक प्रोग्राम देंगे। तो मैंने उसको सोचने में तकरीबन 10-15 दिन लगा दिए, क्योंकि मैं सियालकोट सिटी में रहती थी, और दूसरा ये कि मैं थोड़ी कंजर्वेटिव माइंड की हूँ। मैं नहीं चाहती थी कि मैं अकेली लाहौर आ जाऊँ और यहाँ पर रहूँ। हालांकि लाहौर में हमारा एक ज़ाती घर भी था, वो बंद था, लॉक था। तो फैमिली ने कहा कि वहाँ चले जाओ, लेकिन मैंने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती, मुझे हर हालत में अपनी फैमिली के साथ रहना है। तो इस दौरान क्या हुआ कि मेरी एक खाला हैं, मेरी मामा की कज़न सिस्टर, जो कि सगे चचा की बेटी थी, तो उन्होंने मुझे ऑफ़र किया कि तुम मेरे घर पे आ जाओ और 10-15 दिन के लिए रहो, और 1-2 महीना जब तुम ये प्रोग्राम होस्ट करोगी। ख़ास तौर पे मेरे ज़हन में बहुत सारे सवाल थे कि मीडिया के अंदर आ रही हूँ, पता नहीं यहाँ का माहौल कैसा होगा, और मैं शुरू से अपनी फ़ैमिली के साथ और अपनी मदर के साथ तो 24/7 मुझे रहने की आदत है, मैं उनको छोड़ के कभी भी कहीं नहीं जाती। तो मुझे लगा कि पता नहीं वहाँ पर क्या होगा, क्या नहीं होगा। तो ख़ैर मेरी ख़ाला ने मुझे कहा कि तुम आ जाओ, हमारे पास रहो, और रहने के बाद जो है तुम्हारे ख़ालू तुम्हें ख़ुद छोड़ने जाएंगे चैनल। तो वो आए मेरे साथ 10-15 दिन के लिए। उन्होंने देखा, मुझे माहौल बहुत अच्छा लगा, मुझे ऐसी वैसी कोई चीज़ नज़र नहीं आई। मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा जो फैमिली बैकग्राउंड है वो आर्मी का है। मेरे नाना और दादा दोनों आर्मी से रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। उनके आगे जितने बहन भाई हैं वो सब आर्मी से हैं, मेरे फ़ादर भी आर्मी से हैं।
तो फाइनली मेरा एक अच्छा इम्पैक्ट पड़ा चैनल वालों पर कि उनको पता था कि हमने इसके साथ किस तरह से ट्रीट करना है और किस तरह से इसके साथ बातचीत करनी है। तो मुझे ऐसा कोई चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ा जैसे कि लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं। खैर मेरे खालू मुझे कुछ दिनों के लिए छोड़ कर आए और फिर उन्होंने देखा कि माहौल अच्छा है तो उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, तुम काम कर सकती हो। लेकिन 10-15 दिन के अंदर अंदर मैंने ज़िंदगी के बहुत बिटर किस्म के एक्सपीरियंसेस किए अपने रिश्तों के हवाले से। मेरी खाला जो कि मेरी मामा की कज़न सिस्टर थी, वो शुरू से हमारे घर पे रह के पली बड़ी थीं। और क्योंकि हम कैंट एरियन थे, कैंट में रहते थे, तो उन्होंने अपनी एजुकेशन वहाँ रहकर कंप्लीट की थी। लेकिन अब जब मुझे 15 दिन के लिए उनके घर पे रहना पड़ा तो मैंने उनके रवैये में बहुत ज़्यादा चेंजिंग देखी। शायद उनको ये लग रहा था कि ये कहीं परमानेंट हमारे घर ना रहना शुरू हो जाए, या शायद उनको ये लग रहा था कि जब हम देखते हैं कि कोई दूसरा इंसान बड़ी जल्दी अपनी लाइफ में सेटल हो रहा है तो हमसे शायद वो बर्दाश्त नहीं होता। तो उनका रवैया जो था वो बड़ा ही मुझे बिटर लग रहा था, मुझे अच्छा नहीं लग रहा था उनका रवैया। वहाँ से मेरी ज़िंदगी ने एक टर्न लिया और मैंने अपनी फ़ैमिली को कहा कि अगर आप लोग चाहते हैं मुझे सपोर्ट करना और आप चाहते हैं कि मैं चैनल पे अच्छे तरीके से काम कर सकूं, तो प्लीज़ मेरी खातिर आप लोग लाहौर आ जाइए। और क्योंकि ये तो हो नहीं सकता कि मैं अकेली यहाँ पर रहूँ या किसी हॉस्टल में रहूँ। मुझे अगर रहना है तो अपनी फ़ैमिली के साथ रहना है। और मेरी फ़ैमिली को मैं हैट्स ऑफ टू देम कि मैं यही कहूँगी कि उनकी बड़ी हिम्मत है कि उन्होंने दूसरी बात नहीं की और पूरी फ़ैमिली यहाँ मुझे सपोर्ट करने के लिए लाहौर आ गई। तो मेरी पूरी फ़ैमिली जो है वो लाहौर आ गई। और मैं बहुत ही शुक्रगुज़ार हूँ उनकी कि उन्होंने मुझ पे ट्रस्ट भी किया और मेरी बात का पास रखा। ये नहीं कहा कि भाई हम तो शुरू से सियालकोट के रहने वाले हैं, हम लाहौर में आके क्यों रहेंगे। या हर इंसान की अपनी दोस्तियाँ होती हैं, रिश्तेदारियाँ होती हैं, सब कुछ वहाँ था तो कैसे हम यहाँ पर आ जाएं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, हमारी बेटी अगर ये बात कर रही है तो हमें उसे कॉन्फिडेंस देना चाहिए। तो मैं शुरू से अपनी फ़ैमिली के साथ रही हूँ। अगर मैं कहीं घूमने फिरने जाती हूँ, शॉपिंग करने जाती हूँ, 24/7 मैं अपनी फ़ैमिली के साथ रहती हूँ। मैं अपनी फ़ैमिली के बगैर कभी नहीं कहीं बाहर गई। इस मामले में आप समझ लीजिए कि मेरे अंदर वो कॉन्फिडेंस नहीं है। अकेली मैं कहीं नहीं जाती। थाईलैंड में गई थी, बैंकॉक, वो भी इसलिए कि कमर्शियल था एक, और तकरीबन 1 वीक का वहाँ पर ट्रिप था जिसमें 4 दिन का काम था और बाकी दिन वहाँ पे घूमना फिरना था। तो मैंने उनसे यही कहा था कि जो घूमने फिरने के दिन है वो माइनस कर दें, मैं नहीं घूमूंगी फिरूंगी और सिर्फ काम करूंगी और वापस आ जाऊंगी। और ऐसा ही हुआ था, काम करके मैं वापस आ गई थी। और वहाँ पर भी मैं 24 घंटे अपनी फ़ैमिली के साथ कनेक्टेड रहती थी। बस पता नहीं क्यों ये मेरी ज़ात का एक हिस्सा है कि मैं हर जगह पर अपनी फ़ैमिली को साथ रखना चाहती हूँ। अगर बेस्ट फ्रेंड्स की बात करें, जो लोग मुझसे जानना चाहते हैं कि मेरे मीडिया में कितने फ्रेंड्स हैं, तो मीडिया में मेरे ज़ीरो फ्रेंड्स हैं, कोई मेरा दोस्त नहीं है। और अगर बात करें पर्सनल लाइफ में फ्रेंडशिप की, तो स्कूल में एक लड़की मेरी दोस्त थी, तैयबा उसका नाम है, आज भी वही मेरी दोस्त है। उसके अलावा मैंने कभी भी किसी को दोस्त नहीं बनाया। उसकी रीज़न ये है कि जब मैं किसी के क्लोज़ जाने की कोशिश करती हूँ तो मेरे अंदर एक क्वालिटी है कि मैं ऑब्ज़र्व कर लेती हूँ सामने वाले बंदे को कि ये मतलब का यार है या कि सचमुच का दोस्त है। तो मैंने यही पाया कि लोगों के अंदर मतलब बहुत ज़्यादा है। मोस्टली लड़कियों के साथ जब दोस्ती हुई तो मुझे लगा कि उनको, क्योंकि लगता था कि मैं वेल ऑफ फैमिली से हूँ, तो वो मुझसे किसी ना किसी लालच में दोस्ती करना चाहती थी। यानी मुझसे पैसे मांगे या मुझसे कोई चीज़ मांगी या कोई फेवर मांगी। तो मैं ये समझती हूँ कि दोस्ती वो होती है जो बिना किसी फ़ायदे की होती है। मतलब फ़ायदा ये कि आप किसी से फ़ायदे की लालच में अगर दोस्ती करते हैं तो वो दोस्ती नहीं होती। दोस्ती बेलॉस होती है। दोस्ती में अगर आप वैसे बेलॉस होकर किसी के लिए कुछ करते हैं तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन किसी से ये उम्मीद रखना कि ये मेरे लिए ये करेगा तो ये मेरा दोस्त है, मैं ऐसी दोस्ती को नहीं मानती। इसलिए मतलब के यारों से दूर रहती हूँ। और दोस्ती की अगर बात की जाए तो मेरे बेस्ट फ्रेंड मेरे नाना अबू थे, जो कि इस साल जून 24 को इस दुनिया से चले गए छोड़कर मुझे। और मैं बहुत रोई थी। आज भी कोई दिन ऐसा नहीं है जिस दिन मैं रोती नहीं हूँ, उनको याद नहीं करती। मगर ये है कि उनके लिए बहुत पढ़ाई करती हूँ और उनके लिए दुआ करती हूँ, और मैं क्या कर सकती हूँ। जी, तो अगला क्वेश्चन पिछले क्वेश्चन के साथ ही कनेक्टेड है कि मैं एक्ट्रेस कैसे बन गई। एक्ट्रेस फिर मैं ऐसे बनी कि जब मैंने रॉयल न्यूज़ पे एक प्रोग्राम होस्ट करना शुरू किया जिसका नाम था ई प्लैनेट, यानी एंटरटेनमेंट प्लैनेट के नाम से था। और उसमें हम लोग बॉलीवुड, लॉलीवुड और हॉलीवुड की जो ख़बरें हैं वो बताया करते थे लोगों को। तो वहाँ पर एक चैनल पे जब आप होते हो तो आपकी वाकफ़ियत फिर दूसरे चैनल के लोगों के साथ बनती है, क्योंकि बहुत सारे लोग आते हैं, प्रोड्यूसर्स आते हैं, डायरेक्टर्स आते हैं। तो वो लोग मुझे नोटिस करते थे कि ये लड़की अच्छा बोल लेती है, तो वहाँ से मुझे डिफरेंट प्रोजेक्ट्स की ऑफ़र्स आना शुरू हुई। फिर मेरा कद बहुत लंबा था, मैं 5.9 इंचज़ हूँ।
तो वहाँ से मुझे मॉडलिंग की ऑफ़र्स भी आना शुरू हो गई, साथ ही ड्रामाज़ की ऑफ़र्स आना शुरू हो गई। ड्रामाज़ में मैंने थोड़ा कम काम किया, तकरीबन 15 के करीब ड्रामाज़ किए होंगे। उसकी रीज़न ये है कि मैं लाहौर आ गई थी सियालकोट छोड़ के पहले ही अपनी फ़ैमिली के साथ। तो यहाँ से आगे जो ड्रामाज़ हो रहे हैं 99% वो हो रहे हैं कराची में। तो फिर मैं अपनी फ़ैमिली को दोबारा कहती कि अब आप मेरे पीछे कराची आ जाओ, मैं वहाँ रहूँगी। तो मैं कराची गई भी बीच में अपनी सिस्टर के साथ, लेकिन वही बात कि फ़ैमिली के बगैर रहना बहुत ही मुश्किल था। तो अभी भी मैं कराची कभी-कभार जाती हूँ, कोई ना कोई प्रोजेक्ट कर लेती हूँ और फिर मैं वापस आ जाती हूँ। लेकिन मैं परमानेंटली वहाँ पर रहती नहीं हूँ। फिर बीच में ये हुआ कि साथ-साथ ड्रामास करना शुरू कर दिए, साथ-साथ मैंने मॉडलिंग करना शुरू कर दी, साथ-साथ होस्टिंग करना शुरू कर दी और इसी दौरान मुझे ऑफ़र आई जियो न्यूज़ के प्रोग्राम खबरनाक से, जिसमें उन्होंने मुझे पहले प्रोग्राम की को-होस्ट रखा। को-होस्ट का काम होता है क्वेश्चनिंग करना, तो मुझे पता था कि मैं अच्छा बोल लेती हूँ तो क्वेश्चनिंग करनी पड़ेगी। लेकिन जब उनको पता चला कि मैं ड्रामाज़ में भी काम करती हूँ और एक्ट्रेस भी हूँ, तो उन्होंने सोचा कि हम सिर्फ़ इसको एक जगह पे बिठा के इससे सवाल करवाएँगे तो ये इसका टैलेंट ज़ाया करने के बराबर है। तो उन्होंने कहा कि तुम्हें आज से हम डिफ़रेंट डमीज़ करवाएँगे और तुम कैरेक्टर्स करना शुरू कर दो। तो फिर मैंने वहाँ से कैरेक्टर्स करना शुरू कर दिए। खबरनाक मेरे लिए एक ज़िंदगी का बड़ा ज़बरदस्त एक्सपीरियंस इसलिए रहा कि वहाँ पर हर तरह के लोग थे। मतलब वहाँ पे अहले मिरास जिसको मिरासी कहते हैं वो भी थे, वहाँ पे पढ़े लिखे लोग भी थे, हमारे रिसर्चर्स थे, राइटर्स थे, प्रोड्यूसर्स थे, डायरेक्टर्स थे, फिर एक्टर्स थे। फिर वहाँ पे इन सब लोगों के साथ जब मैंने काम किया तो मैंने ज़िंदगी में वो सब चीज़ें सीखी, क्योंकि ड्रामे में ये होता है कि आपके स्पेल्स होते हैं, 10 दिन का 15 दिन का स्पेल वो ख़त्म किया और उसके बाद तू कौन मैं कौन कुछ पता नहीं। लेकिन जब एक चैनल पर आप डेली जाते हैं और लगातार 5 साल एक टीम के साथ आप काम करते हैं, तो आपका रोज़ का वास्ता उन लोगों के साथ पड़ता है और बहुत कुछ सीखने को मिलता है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होना शुरू हो जाती हैं। जेलसी होती है, जेलसी फैक्टर होता है, लोग आपकी टाँगें खींचते हैं, आपको आगे नहीं आने देते। ये सब चीज़ें मैंने सीखी और इन सब चीज़ों से मैंने देखा कि कैसे उभरना है, कैसे निकलना है। अच्छा, अगर मेरे कैरेक्टर्स की बात करें तो खबरनाक में मैंने 1000 कैरेक्टर्स किए, डिफरेंट कैरेक्टर्स, जिसमें अगर आप देखें तो इन साढ़े 5 साल के अरसे में मैं आपको हर कैरेक्टर में नज़र आई होंगी। मैंने मरियम नवाज़ का मेरा एक कैरेक्टर था जो बड़ा हिट था। फिर मैंने सिंधी का कैरेक्टर किया, बलोची का कैरेक्टर किया, पठान का कैरेक्टर किया, उर्दू स्पीकिंग का, झगड़ालू का, पंजाबी का। फिर डिफरेंट डमीज़ मैंने परफॉर्म की और उसमें मैंने हर तरह के बॉलीवुड एक्टर एक्ट्रेसेस से लेकर इवन कि मैंने मेल्स तक के कैरेक्टर्स किए, जिसमें मैं लड़का बनी। फिर उसके अलावा बहुत सारे चैलेंजिंग कैरेक्टर्स थे मैंने अपनी ज़िंदगी में जो मैंने किए। 1000 कैरेक्टर्स करना कोई छोटी बात नहीं है और मुझे बड़ी खुशी हुई कि जब मुझे अवार्ड मिला जियो की तरफ से, तो उसमें वो एक कैश प्राइज़ भी था और साथ में वो एक शील्ड भी थी। तो उसमें उन्होंने मुझे जब कंपेयर किया हिना दिल पज़ीर और बुशरा अंसारी के साथ, तो मुझे अपने कानों पे यकीन नहीं आ रहा था जब मुझे ये कहा गया कि उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में इस एज तक इतने कैरेक्टर्स नहीं किए होंगे जितने कि तुमने किए हैं। तो ये मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी और सबसे बड़ी बात ये कि इसमें एक वैरायटी थी। हर रोज़ हम एक नया काम करते थे, नया कैरेक्टर करते थे। तो वहाँ पर आकर मैं ड्रामा से थोड़ी-सी बोर होना शुरू हो गई थी, क्योंकि ड्रामाज़ में ज़्यादातर हमारी लड़कियाँ मज़लूम और दुखी और रोने वाली होती हैं। यहाँ खबरनाक में डेली का एक नया कैरेक्टर होता था, तो वो उसने मेरी ज़िंदगी में एक बहुत वैरायटी पैदा की, मैंने बहुत सीखा। आज अगर मैं कहीं जाती हूँ और मेरे काम की तारीफ़ होती है तो उसके पीछे खबरनाक एक बहुत बड़ी रीज़न है। अगर आप मेरे ड्रामाज़ की बात करें और फ़िल्म्स की बात करें कि मैंने आज तक कितने ड्रामाज़ में काम किया है और कितनी फ़िल्म्स में काम किया है, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ कि मैंने आज तक कितने ड्रामाज़ में काम किया है और उसमें मेरे क्या-क्या कैरेक्टर्स थे, और जल्दी-जल्दी आपको बताऊँगी। और लिस्ट पे लिखा हुआ है, मुझे इतने सारे ड्रामाज़ के नाम ज़ुबानी याद नहीं रहते। तो सबसे पहला ड्रामा जो मैंने किया था वो रॉयल न्यूज़ का ही एक ड्रामा था जो कि आजकल यूट्यूब पे शायद अवेलेबल ना हो। वो था जनाब ताया पाकिस्तानी, जिसमें सबसे पहले मैंने काम किया था। उसके बाद ये एक बेसिकली सीरीज़ थी जिसमें मैंने काम किया था। फिर इसके बाद एक मेरा हम टीवी पर एक ड्रामा आया था जिसका नाम था तुम्हारी नताशा। तुम्हारी नताशा में मेरा मीरब का कैरेक्टर था, जो कि अज़फ़र की फ्रेंड होती है और सुहाय अली अबड़ो को इस पे शक होता है कि इसका उसके हस्बैंड के साथ शायद कोई चक्कर वक्कर है। इस तरह की एक स्टोरी थी। फिर उसके बाद मेरा एक ड्रामा है जो कि जिसका नाम है नकारा खुदा, जो कि अभी ऑन एयर होने वाला है।
फिर एक ड्रामा था जब मैं स्कूल में पढ़ती थी तो मैंने उसमें एक छोटा सा कैरेक्टर किया था, जिसमें मैं समी खान की स्टूडेंट का कैरेक्टर परफॉर्म करती हूँ, जिसमें एक लड़की रोज़ाना टीचर के लिए क्या करती है कि अटेंडेंस वाले रजिस्टर के अंदर फूल रख देती है। तो वो इस तरह का एक यमुना के साथ कैरेक्टर था। तेरी तेरी राह में रुल गई, जो कि उर्दू 1 पे आया करता था। फिर उसके बाद मेरा एक ड्रामा था जिसका नाम था कोई इश्क ना जाने, ये पीटीवी होम पर आया था। कोई इश्क ना ड्रामे में मेरा मेन लीड रोल था और मेरे साथ ड्रामे में रेशम थी, फिल्म स्टार रेशम, और इसमें शामिल खान भी थे और मैं भी थी। चलिए जी आगे बात करते हैं। तो अगला ड्रामा मेरा जो था वो था एक दूजे के लिए। और फिर इसके बाद मेरा एक और ड्रामा था जिसका नाम था भंवर, जो कि अभी कुछ ही महीने पहले आया था एक्सप्रेस एंटरटेनमेंट पर, भंवर के नाम से। उसके बाद एक और मेरा ड्रामा जिसका नाम था प्यार समंदर पार, ये एक सीरीज़ थी, ये भी पीटीवी होम पर आई थी। नवाब घर के नाम से एक सीरीज़ मैंने की थी, ये भी पीटीवी होम पर आई थी। और अब्बा मेरा एक सोप था जिसके कुछ एपिसोड्स मैंने किए थे, ये भी पीटीवी होम पर आया था। तो इस तरह से ये सारे मेरे ड्रामास की लिस्ट है। तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ मैंने जो प्रोग्राम्स आज तक किए हैं उसमें मैंने जैसे कि आपको बताया कि मेरा पहला प्रोग्राम ई प्लानट था और मेरा दूसरा प्रोग्राम जो था वो म्यूज़िक मस्ती था। ये डीएम डिजिटल पे और धूम पर मैं होस्ट किया करती थी और ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको देखा करते थे। उसके अलावा अगर बात करें कि मैंने आज तक एज सेलिब्रिटी गेस्ट कितने चैनल्स के साथ काम किया है, तो उसमें रॉयल न्यूज़ है, दुनिया न्यूज़ है, एक्सप्रेस न्यूज़ है, एसबीएन चैनल है, फिर डीएम यूके है, डीएम धूम है, फिर इसके अलावा जियो न्यूज़ के ऊपर मेरा प्रोग्राम खबरनाक, आप लोग 5.5 साल तक मेरा प्रोग्राम देखते रहे हैं। और इस तरह से ये मेरे सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो मैंने आज तक किए हैं और तकरीबन 50 के करीब मैं फ़ैशन शोज़ कर चुकी हूँ। तो इतना सारा काम समझ लीजिए मैंने इस 5-6 साल के अरसे में किया है, जिसमें मैंने तकरीबन ये 10 से 15 के करीब ड्रामास किए हैं, प्लस मैंने प्रोग्राम्स किए हैं, साथ में मैंने खबरनाक किया है। और मैंने जो फ़िल्म्स की हैं वो भी मैं आपको बताऊँ, मैंने सबसे पहला जो कैरेक्टर किया था एक फ़िल्म के अंदर वो एक कैमियो था, क्योंकि उसमें मेन लीड रोल मुझे ऑफ़र हुआ था, बट मैं इतना समझ लें कि वो थोड़ा सा कैरेक्टर ऐसा था कि थोड़ा बोल्ड था, तो मुझे लगा कि मुझे नहीं करना चाहिए। फ़िल्म का नाम था 8969, तो इसमें मैंने कैमियो किया था। और उसके बाद मेरी एक फ़िल्म है जो कि अभी आने वाली है, रिलीज़ होने वाली है इंशाल्लाह जल्दी आप उसे देखेंगे। फ़िल्म का नाम है गोलगप्पो। और गोलगप्पो एक ऐसी कहानी है जिसमें एक लड़की मोटी है और एक लड़की स्मार्ट है। तो बेसिकली ये मोटी और स्मार्ट लड़की की कहानी है और ये आप देखेंगे तो एंजॉय करेंगे। ये थोड़ी कॉमेडी सटायर बेस्ड है। और इसके अलावा मैंने एक और फ़िल्म की थी जिसका नाम था तेरे इश्क नचाया, और इसके जो प्रोड्यूसर हैं वो अभी तक इस फ़िल्म को रिलीज़ नहीं कर रहे, लेकिन फ़िल्म तैयार है बिल्कुल। इसमें मेरा कैरेक्टर एक हिंदू लड़की का है जिसका नाम है पूजा, और उसे एक पाकिस्तानी लड़के से प्यार हो जाता है और वो लड़का उसे छोड़ के चला जाता है और लड़की जो है वो ख़ुदकुशी यानी कि आत्महत्या कर लेती है। और फिर क्या होता है वो आगे कहानी में आपको पता चलेगा। और इसी तरह से और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं मेरे जो लाइनअप हैं अभी इंशाल्लाह, जिसमें आप मुझे देखते जाएंगे। तो मैंने अपनी तरफ से कोशिश की कि जितना काम करूं अच्छा करूं, नीट क्लीन करूं और बहुत ज़्यादा एक्सेसिव क्वांटिटी में ना करूं, अच्छा काम करूं, यही मैंने सोचा। कमर्शियल्स में भी मैंने काम किया। गोल्डन पल का लास्ट ईयर मैंने थाईलैंड में कमर्शियल किया था जो आप लोगों ने देखा। इसके अलावा भी बहुत सारे कमर्शियल हैं जो मैंने किए वक्तन फ़वक्तन। तो कमर्शियल्स किए, ड्रामास किए, फ़ैशन शोज़ किए, स्टिल शूट्स जो मैंने ब्रांड शूट्स हैं वो भी किए, फ़िल्म्स की, ड्रामास किए, तो बहुत सारा कुछ किया। तो फिर भी लोग मेरे बारे में ये समझते हैं कि मैंने अभी भी कम काम किया है। हालांकि मैं ये समझती हूँ कि कोई भी एक्ट्रेस ऐसी नहीं होगी इस वक्त पूरी पाकिस्तानी इंडस्ट्री में जिसने 5, 5.5, 6 साल के अरसे में इतना ज़्यादा काम किया हो कि वो एक वक्त में प्रोग्राम्स भी कर रही हो, वो होस्टिंग भी कर रही हो, वो एक्टिंग भी कर रही हो, वो फिल्म्स भी कर रही हो, वो कमर्शियल्स भी कर रही हो। बहुत सारा काम है, लेकिन ये सब का एक मिक्सचर है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि आगे भी अच्छा काम जो है वो मैं करती जाऊँ। लेकिन मैंने एक बात नोट की है कि ज़िंदगी की दौड़ में और ज़्यादा प्रोजेक्ट्स की दौड़ में नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि आपकी जो अपनी पर्सनल लाइफ है वो कहीं ना कहीं निगलेक्ट होती है। अपनी फैमिली को निगलेक्ट नहीं करना चाहिए और अपनी ज़िंदगी को एंजॉय ज़रूर करना चाहिए। और उसी के लिए मैं अब इस दौड़ से तकरीबन बाहर निकल चुकी हूँ और कोशिश करती हूँ कि वही काम करूँ जिससे कि मुझे अच्छा लगे कि हाँ मुझे ये करना चाहिए, और वो काम मैं नहीं करती जो मुझे अच्छा नहीं लगता। तो उम्मीद करती हूँ कि इस वीडियो के थ्रू आपको मुझे जानने का बहुत मौका मिला होगा। आइंदा भी मैं आपके साथ कनेक्टेड रहूँगी और ज़िंदगी के हर पल को इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करती रहूँगी। और भी अगर आपके जहन में कोई क्वेश्चंस हैं जो आपको लगता है कि उनके आंसर्स रह गए हैं, तो कमेंट सेक्शन में आइए, पूछिए, उसका जवाब मैं इंशाल्लाह फिर से आपको एक वीडियो में ज़रूर दूँगी।
और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।